गाड़ी बाराबंकी के पास पहुंची तो बीनू ने रुचि को जगाया। उठो रुचि, बाराबंकी आ गया है। बस आधे घंटे में हम लोग लखनऊ पहुंचने वाले हैं। रुचि हड़बड़ाकर उठ गई। उसकी घबराहट बढ़ गई। खिड़की से सिर टिकाकर वह सोचने लगी, इतनी जल्दी लखनऊ आ गया, क्या होगा अब? कैसे मिलेंगे घर के सारे लोग उससे? उससे नाराज़ होंगे, उसे डांटेंगे, या हो सकता है उसे घर में ही ना घुसने दें। बाहर से उन दोनों से कह देंगे कि निकल जाओ। फिर कहाँ जाएंगे दोनों? लखनऊ तो बहुत बड़ा शहर है, कहाँ सहारा मिलेगा? उसने एक दृष्टि बीनू पर डाली। वह शांत बैठा था, पर रुचि जानती थी कि उसके मन में भी वैसा ही अंतर्द्वंद चल रहा होगा। आखिर उसको भी तो बराबर का कसूरवार ठहराया जाएगा, यदि यह कोई कसूर है तो। रुचि ट्रेन की रफ्तार के साथ पीछे भागते हुए पेड़ों को देखने लगी, और उसी के साथ उसके विचार भी पीछे भागने लगे। कॉलेज के स्पोर्ट्स शो में रुचि ने बीनू को पहली बार देखा था। दूर दराज से कई कॉलेजों की टीम आई थी। बीनू अपने कॉलेज का इंस्ट्रक्टर था, सो वह भी अपने कॉलेज की टीम लेकर आया था। लंबा छरहरा बदन, खूबसूरत चेहरा, गोरा रंग, जब चलता था तो किसी फिल्मी हीरो से कम ना लगता था। रुचि के कॉलेज की लड़कियां तो उसे देखते ही उस पर लट्टू हो गईं। सबकी सब इस चक्कर में कि किसी तरह से उससे बात करने को मिल जाए, पर बीनू को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी ना थी। वह पूरी तन्मयता से अपनी टीम को खेल की बारीकियां समझाने में लगा था। एक दो लड़कियां हिम्मत करके उसके खेमे में गईं भी, तो बीनू ने उन्हें झिड़क कर भगा दिया। रुचि ये सब तमाशा दूर ही दूर से देख रही थी, पर उसने इन सब बातों पर अधिक ध्यान न दिया। शायद यह उसके परिवार की शिक्षा का असर था कि वह कई अन्य लड़कियों की तरह लड़कों में इस तरह की रुचि नहीं रखती थी। हाँ, बीनू के इस तरह के आचरण पर उसका ध्यान अवश्य गया। उसने सोचा, और कोई लड़का होता तो इन लड़कियों में दिलचस्पी के बिना नहीं रह पाता, पर यह तो उन सबसे अलग है। खैर, मुझे क्या करना है, यह सोचकर वह अपने अभ्यास में जुट गई। बीनू अपनी टीम को गाइड करने के पश्चात बाकी कॉलेजों की टीमों की तैयारियों पर नज़र डालने के लिए मैदान में टहलने लगा। वह देखना चाहता था कि बाकी टीमों की कैसी तैयारी है। टहलते टहलते वह रुचि के खेमे की ओर आया। उसकी नज़र रुचि पर पड़ी, जो बड़ी तन्मयता से बाकी दुनिया से बेखबर अपने अभ्यास में लगी थी। रुचि को रेस में भाग लेना था। थोड़ी देर उसने हल्का व्यायाम किया और फिर अपनी टीम की 2-3 लड़कियों के साथ अभ्यास के लिए दौड़ना शुरू किया। बीनू ने देखा कि रुचि बहुत ही अच्छी धावक है। उसका स्टार्ट लेने का तरीका, लंबे लंबे डग भरना और सांस पर नियंत्रण, सब कुछ बहुत संतुलित और प्रवीण था। जब रुचि दौड़ समाप्त करके लौटी तो बीनू से रुका ना गया और उसने रुचि के दौड़ने की सराहना करी। आप दौड़ती बहुत अच्छा हैं, रुचि ने हाँफते हुए पसीना पोंछा और कहा। धन्यवाद, बीनू ने बात आगे बढ़ाई। देखिए, मैं एमपीएस कॉलेज में खेल कूद का इंस्ट्रक्टर हूँ। यदि आप बुरा ना माने तो एक गुर की बात बताऊँ? रुचि ने प्रश्न सूचक दृष्टि बीनू के चेहरे पर गड़ा दी। आप दौड़ती बहुत अच्छा हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर एक गलती करती हैं, जिसकी वजह से आप कई बार प्रथम नहीं आ पाती होंगी। रुचि अपना आश्चर्य छुपा ना पाई। आपको कैसे मालूम? मैं कई बार रेस जीते जीते हार चुकी हूँ, बिल्कुल जीती हुई रेस। मैं समझ सकता हूँ, आप स्टार्ट सही कर लेती हैं, बीच में भी बढ़िया लीड बना कर रखती हैं, पर आखिर में जाकर जब आप पलटकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को देखने का प्रयत्न करती हैं, उस समय आप समय गंवा देती हैं और वह आगे निकल जाती है। ऐसा मत किया कीजिए। रेस में पूरे समय केवल आगे ही देखा करिए। चुपचाप बीनू को देखने लगी और सोचने लगी, यह कोई गुर की बात तो नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। हर आदमी जानता है कि रेस में सामने ही देखा जाता है, और फिर अगर एक बार पलटकर देख भी लिया तो पैर थोड़े ही रुक गए। रुचि को लगा कि बीनू शायद जान पहचान बढ़ाने के लिए ही उससे बात करने का बहाना ढूंढ रहा है। उसे थोड़ी खीस सी चढ़ी। बोली, जब आप भी अपनी टीम लेकर आए हैं तो मुझे गुर क्यों सिखा रहे हैं? मैं तो आपकी विरोधी टीम से हूँ। पहली बात तो यह कि आप एक खिलाड़ी हैं
और खिलाड़ी को परखना और उसे तराशना मेरा काम है। किसी कॉलेज की सीमाएं उसे नहीं रोक सकती। दूसरी बात यह है कि ये प्रतियोगिता यहीं नहीं समाप्त होनी है। इसमें जो जीतेगा वह हमारे शहर का प्रतिनिधित्व करेगा, फिर वह प्रदेश की प्रतियोगिता में हमारे शहर का नाम करेगा, उसके बाद राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। आपको दौड़ते देखकर ही मैं समझ गया था कि आप में योग्यता है और ज़रा से कुशल मार्गदर्शन से आप बहुत उन्नति करेंगे। रुचि पर इस दलील का असर अधिक न हुआ। उसने मन ही मन सोचा, अभी तक तो महाशय लड़कियों में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे और अब देखो मेरे पास तक चले आए और इतनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। कहीं ये लड़की पटाने का कोई नई चाल तो नहीं है। उसने बीनू को धन्यवाद भी नहीं दिया और आगे बढ़ गई। बीनू भी अपनी टीम के पास चला गया। रेस शुरू हुई। रुचि ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। एक एक करके वह सब लड़कियों से आगे निकलती गई। बस अब एक लड़की और आगे रह गई थी। समाप्ति रेखा पास आ रही थी। रुचि ने अपनी सारी ताकत लगा दी, पर आगे वाली लड़की अभी भी आगे थी। अचानक आगे वाली लड़की ने दौड़ते दौड़ते पलटकर एक नज़र रुचि पर डाली और उसी के साथ रुचि उससे आगे निकल गई। सामने रिबन दिखाई पड़ रहा था। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, रिबन और पास आ गया था। रुचि सबसे आगे थी। उसका मन हुआ कि एक बार पलटकर पीछे वाली लड़की को देख ले कि वह कितना पीछे है, पर उसी क्षण उसे बीनू की हिदायत याद आ गई। उसने कलेजा मजबूत कर लिया और ठान लिया कि वह केवल सामने ही देखेगी। अगले ही क्षण वह रिबन के पार थी। वह प्रथम आ गई थी। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट। कॉलेज की बाकी लड़कियों ने रुचि को गोद में उठा लिया। रुचि ने चारों ओर नज़र डाली तो भीड़ में तालियां बजाता हुआ बीनू दिखाई पड़ा। उसके चेहरे पर खुशी थी, हालांकि उसके कॉलेज की टीम हार गई थी। अब रुचि को विश्वास हो गया था कि आगे वाली लड़की इसलिए हारी थी कि उसने पलटकर देख लिया था और वह स्वयं इसलिए जीती थी क्योंकि अब की बार उसने पलटकर नहीं देखा था। इसका मतलब बीनू ने जो बोला था वह सही था। उसकी इस जीत का पूरा श्रेय बीनू को ही जाता था। वह लड़कियों से अपना पीछा छुड़ा भीड़ को चीरती हुई सीधी बीनू के पास पहुंची और पूरे जोश से उसका हाथ कसकर पकड़कर बोली, थैंक यू सर। बीनू ने मुस्कुराकर उसको बधाई दी और हाथ छुड़ाकर अपनी टीम की ओर चला गया। बात यहीं ख़त्म हो गई। चाय, ठंडा जूस, चाय वाले की आवाज़ रुचि को वर्तमान में ले आई और साथ में उसका वह डर भी। कैसे वह सामना करेगी बीनू के घर वालों का? बीनू तो उसका साथ देगा ना। बीनू ने जूस का गिलास उसके हाथ में थमाया तो जूस की याद उसे फिर एक बार अतीत में ले गई। रुचि को अंतर जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बुलावा आया था। वह पूरे जोश में प्रैक्टिस में लग गई। बहुत कोशिश के बाद भी वह अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पा रही थी। उसकी मायूसी दिन पर दिन बढ़ने लगी। प्रतियोगिता की तारीख पास आ रही थी। उसने सोचा कि अगर उसकी दौड़ में सुधार न आया तो वह प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी नाक नहीं कटाएगी। इतवार को वह सवेरे से ही दौड़ की प्रैक्टिस कर रही थी और कई घंटे बाद भी जब उसको कुछ सुधार नज़र नहीं आया तो उसने तय कर लिया कि वह अगले दिन ही अपने स्पोर्ट टीचर को मना कर देगी। जब भाग ही नहीं लेना है तो आगे की प्रैक्टिस करके अपना इतवार क्यों बर्बाद करे। सो उसने अपना किट उठाया और पास के मॉल में खाने पीने पहुंच गई। प्रैक्टिस के चक्कर में उसने अपने खाने पीने पर काफ़ी प्रतिबंध लगा रखे थे, मगर उस दिन उसने सब कुछ ऑर्डर कर दिया था जो उसे नहीं खाना चाहिए था। चाट, देसी घी में तली आलू की टिक्कियाँ और चॉकलेट आइसक्रीम शेक। उसे तो प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेना था तो फिर चिंता काहे की। 10 मिनट बाद जब उसका ऑर्डर आया तो उसने देखा उसमें सादा सा सलाद और साथ में एक जूस था। वह वेटर पर चढ़ ली। ये किसका ऑर्डर देके जा रहे हो भाई? आप ही का है, मगर मैंने तो ये सब ऑर्डर नहीं किया है। आपने नहीं, उन साहब ने आपका ऑर्डर बदलवा दिया। वेटर ने एक कोने की ओर इशारा किया। रुचि ने जब उस ओर देखा तो देखा बीनू खड़ा था। रुचि को अपनी ओर देखता पाकर बीनू रुचि के पास आया। जी हाँ, यह ऑर्डर मैंने ही दिया है।
वह सब जो तुम खाने जा रही थी वह तुम्हारा वज़न बढ़ा देगा। तुमको तो अभी अंतर जिला प्रतियोगिता में भी जीतना है। मैं नहीं जा रही उसमें। अरे कैसे नहीं जाओगी, तुम्हें जाना भी है और जीत कर आना भी है। रुचि की आंखें डबडबा गईं। मैं नहीं जीत पाऊंगी। मेरा रिकॉर्ड तो जैसे एक जगह पर ही अटक गया है। कितनी भी प्रैक्टिस कर लूं सुधर ही नहीं रहा। बीनू बहुत ज़ोर से हंसा। तो आप खुद ही अपनी जज भी बन गई। अरे कुछ मौका उन जजों को भी तो दे दो अपना काम करने का, या तुम ही सारा काम कर दोगी, दौड़ोगी भी और फैसला भी खुद सुना दोगी। कुर्सी खींचकर बीनू रुचि के पास ही बैठ गया। देखो, मैं इस स्तर के अच्छे प्रतियोगियों को भली भांति जानता हूँ और उनकी कमजोरियों को भी। कल से मैं तुमको प्रैक्टिस कराऊंगा और तुमको उनकी कमजोरियाँ भी समझा दूंगा। अब चुपचाप सलाद खाओ और जूस पियो। उसकी आवाज़ में एक आदेश सा था, मगर रुचि को बुरा नहीं लगा, क्योंकि उस आदेश के पीछे जीत की उम्मीद थी। अगले दिन से रुचि बीनू की शागिर्द थी। उसने बीनू से अपनी दौड़ क्षमता को बढ़ाने के लिए गुर लेना शुरू कर दिए। बीनू भी उसको मार्गदर्शन देने में प्रसन्नता का अनुभव करता। उसके खान पान में प्रतिबंध, उसका व्यायाम इत्यादि सब पर उसका ध्यान था। जूस से उसे बहुत डांट के ही पिलाना पड़ता था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कॉलेज के बाद की शामें साथ साथ गुजरने लगीं। किसी शाम यदि दोनों ना मिल पाते तो बड़ा खाली खाली सा लगता। रुचि को बीनू की सबसे अच्छी बात यह लगती थी कि इतने मिलने जुलने के बाद भी वो बीनू ने कभी शालीनता की सीमा को पार नहीं किया। एक दिन बीनू ने अपने पापा से उनकी मोटरसाइकिल मांगी। उसके पापा ने पूछा, कहाँ जाना है? अपने एक दोस्त के साथ घूमने जाना है। देख भाई, अगर कोई दोस्त है तो ले जा मेरी मोटरसाइकिल, और अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो मोटरसाइकिल भी ले जा और साथ में रख ये 1000 रुपये। कुछ खाना पीना, पिक्चर देखना। यह कहकर उसके पापा ज़ोर से ठहाका लगाकर हो कर हंस दिए। बीनू को कोई आश्चर्य न हुआ पापा की इस बात का। शुरू से उसके पापा न सिर्फ बहुत मजाकिया थे, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार रखा था। खुल के बात करते थे बच्चों से। बीनू के जाने के बाद उसकी माँ ने झिड़की दी। क्या करते हो जी, इस तरह बिगाड़ रहे हो लड़के को। क्या ज़रूरत थी इतना सब बोलने की? पैसे देने ही थे तो बिना डायलॉग मारे ही दे देते। अरे यार, जवान हो रहा है हमारा बेटा, अभी नहीं करेगा ये सब तो क्या मेरी उम्र में आकर करेगा? उसके पापा ने माँ की बात इग्नोर करी। देख लो, अधिक से देने में कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। माँ ने अपना डर प्रकट किया। कुछ नहीं होगा यार, मस्त रहो और मेरे बेटे को ऐश करने दो। वह कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे मेरी नाक कटे। परंतु माँ के दिल का डर बना रहा। एक दिन उन्होंने बीनू से धीमे से कहा कि किसी दिन अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेकर आए। बीनू ने पूछा, कौन गर्लफ्रेंड? ज़्यादा नाटक मत कर। अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो उस दिन पापा से 1000 रुपये क्यों ले लिए थे? अगले ही दिन बीनू रुचि को घर लाया। सारे घर वालों से उसकी मुलाकात करवाई। उस शाम घर में खूब हंगामा रहा, खूब बातें होती रहीं, अंताक्षरी खेली गई। खाने का समय हुआ तो रुचि भी माँ के साथ हाथ बटाने किचन में चली गई। खाना वगैरह निमटते निमटते रात का 10 बज गया। सबको उस शाम बहुत मज़ा आया था। रुचि को तो लग ही नहीं रहा था कि वह पहली बार उस घर में आई हो। अधिक देर ना हो जाए इसलिए बीनू के पापा ने उसे मोटरसाइकिल की चाबी दी और कहा कि वह जाकर रुचि को घर छोड़ आए। रुचि के जाने के बाद तो घर में बस उसकी ही बातें होती रहीं। सबको वह बहुत अच्छी लगी थी। सब उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। कितनी सुंदर, पर घमंड उसे छू तक न गया। कितना सरल स्वभाव है, आवाज़ कितनी मीठी है, मॉडर्न भी है और घरेलू भी। उसके बाद से तो रुचि का घर में आना जाना लगा रहता था। बीनू भी रुचि के घर खूब आता जाता था। दोनों जहाँ भी जाते अक्सर साथ ही जाते थे। कई महीने गुजर गए। एक दिन रुचि के घर उसके पापा ने बीनू से बात छेड़ी। बेटा, अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? बीनू समझा नहीं। बोला, किस चीज़ का अंकल?
आगे की ज़िंदगी का बेटा, और क्या। तुम्हारी अच्छी खासी नौकरी है, सुबह तो अब चिंता का विषय है नहीं। अब तो तुम्हें अपनी शादी और घर बसाने की ही सोचनी है, उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है अंकल, अभी मैं थोड़ा जम जाऊँ, थोड़ा पैसे जमा कर लूँ, तभी सोचूंगा शादी वादी के बारे में। पर आप अचानक क्यों पूछ रहे हैं? लड़की का बाप हूँ बेटा, समाज से डर के चलना पड़ता है। ये समाज थूकने के लिए लड़की वालों का ही घर ढूंढता है। ज़रा भी ऊंच नीच होगी तो ये लोग लड़की और उसके घर वालों को बदनाम करेंगे। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे को जान समझ चुके हो, तुम अच्छा कमाते हो। मेरे हिसाब से तो अब देर करना ठीक नहीं है। तुम अपने पापा मम्मी से भी पूछ लो। बीनू मुस्कुरा दिया। पापा मम्मी से क्या पूछना, उन्हें तो सब मालूम है। और फिर मेरे पापा तो मेरे दोस्त अधिक हैं, पापा कम। उनकी तो आप हाँ ही समझिए। जब कहूँगा वह चटपट निपटा देंगे। बस मैं थोड़ा अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहता हूँ, जिससे बाद में दिक्कत ना हो। रुचि के पापा ने कहा, बेटा अच्छी बात है कि तू पूरी प्लानिंग करके चल रहा है, पर इन सब बातों में अधिक देर अच्छी नहीं है। बात वहीं समाप्त हो गई। बीनू जाने लगा तो रुचि बाहर तक छोड़ने आई। उसने बीनू को बताया कि मोहल्ले वालों ने उनके बारे में उल्टा उल्टा बोलना शुरू कर दिया है, इसलिए उसके मम्मी पापा घबरा रहे हैं। आखिर रहना तो इसी समाज में है, उससे कौन बैर लेगा। घर आकर बीनू ने धीरे से अपनी मम्मी से बात की। माँ, तू अपने इस बेटे को कुंवारा ही रखेगी क्या? माँ हंस दी। नहीं रे, ऐसा क्यों सोचता है? सारे दोस्तों की शादी में मैं ही एक कुंवारा होता हूँ। अब तो बैंड वाले भी मुझे पहचान गए हैं। तू मेरी शादी की बात क्यों नहीं करती? माँ उसकी बात पर हंस दी और उसने बीनू के गाल पर एक मीठी सी चपत लगाते हुए कहा, पगले, सब कुछ तो खुद ही किए बैठा है, अब हम लोग क्या करेंगे? तू जब कहेगा बैंड बजवा देंगे। सच माँ, पापा से भी पूछ लें। अरे उनकी तो हाँ ही समझ। बीनू ने यह शुभ समाचार रुचि के घर में भी दे दिया और जल्दी ही शादी की तारीख बताने का वादा भी किया। दिवाली की खरीदारी के लिए बीनू और उसका परिवार मॉल में गए हुए थे। सामने से रुचि और उसका परिवार भी दिख गया। दोनों ओर के माँ बाप पहली बार मिल रहे थे। बीनू ने उनका परिचय कराया। उसकी माँ तो उन लोगों से मिलकर बहुत खुश हुई। मिलते ही रुचि की माँ से उसकी तारीफ के पुल बांध दिए। जब वह चुप हुई तो बीनू के पापा बोले, माफ़ करिएगा, मुझे अचानक कुछ काम याद आ गया है। मैं नीचे पार्किंग में गाड़ी निकालता हूँ, तुम लोग नीचे ही आ जाना। इस तरह की अचानक प्रतिक्रिया कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन सबने अपने चेहरों पर मुस्कान चिपकाए रखी। अगले इतवार को बीनू पापा के साथ बैठा चाय पी रहा था। शर्माते हुए उसने बात छेड़ी, पापा, आप अगले महीने 6-7 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। किस लिए? मेरी शादी के लिए। अच्छा, तो ये निर्णय भी आप ही लेंगे। अब आप ये भी बता दें कि कौन है वह भाग्यवान जो हमारे घर में बहू बन के आ रही है। किचन में से बीनू की माँ गर्म गर्म पकौड़ियाँ लेकर आते हुए बोली, अरे कैसी बातें करते हो जी, और कौन होगा? वही अपनी रुचि, उसी से तो करेगा। उसके पापा एकदम चौंके। यह फैसला किसने कर लिया? मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत ही ना पड़ी। माँ भी धम से वहीं बैठ गईं। लो जी लो, आपसे मिलवाया, आपने घूमने फिरने की आज्ञा दी और फिर आपको पसंद भी है। आप ही तो उसकी इतनी तारीफ़ करते हैं। मिलवाया था दोस्त कहकर, घुमाया फिराया था दोस्त कहकर, शादी की बात कहीं नहीं थी। हमारे ख़ानदान में शादी की जाती है माता पिता की पसंद से, वह भी अपनी बिरादरी में। यह नहीं कि किसी जात बिरादरी से लड़की उठा लाए। थोड़ा रुककर उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया, वहाँ शादी नहीं होगी। बीनू को झटका लगा, पर माँ ने फिर भी समझाने की कोशिश की। आजकल जात बिरादरी कोई नहीं देखता, लड़की हम सबको पसंद है, यही काफ़ी है। उसे हमारे घर में घुल मिल जाना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। और फिर इतने दिन साथ साथ रहने के बाद मना करोगे तो उन लोगों का भी तो सोचो, लड़की बदनाम हो जाएगी। यह उनके सोचने की बात है, वह सोचे।
मुझे मेरे ख़ानदान के बारे में सोचना है। ये शादी नहीं होगी, ये मेरा फ़ैसला है। इस बारे में घर में अब और कोई बात नहीं होगी, और बात हुई भी नहीं। कोई न समझ पाया कि अचानक बीनू के पापा को हुआ क्या। बीनू, जिससे वह हमेशा दोस्त की तरह पेश आए, बहुत परेशान था। क्या हो गया अचानक पापा को? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर पापा एकदम से बदल कैसे गए? बीनू ने रुचि के घर जाकर अपने पापा का फैसला सुना दिया। रुचि के घर वालों पर तो जैसे गाज ही गिर गई। हमसे कोई गलती हो गई क्या बेटा? पता नहीं अंकल, मैंने आज तक पापा को ऐसा नहीं देखा। हमेशा हंसते हंसाते हुए, और मुझे तो बिल्कुल दोस्त की तरह रखते थे। कुछ बता भी नहीं रहे। हंसता खेलता माहौल बिगड़ चुका था। रुचि के परिवार को परेशान होता देख बीनू बोला, अंकल आप परेशान मत होएं। अगर मेरी शादी होगी तो वह रुचि से ही, चाहे मुझे घर से भाग कर ही शादी करना पड़े। मगर हालात के इस अचानक मोड़ ने रुचि के पापा को पसोपेश में डाल दिया था। एक ओर पहाड़ तो दूसरी ओर खाई। यदि बीनू से विवाह होता है तो उसे घर से अलग होना पड़ेगा, ऐसा वह नहीं चाहते थे। एक तो इससे बीनू का परिवार टूटता था, और दूसरे इसमें उनकी बेटी पर ही सब थू थू करेंगे, उसी को दोष मढ़ेंगे। दूसरी ओर यदि बीनू से विवाह नहीं होता है तो जग हंसाई भी होगी, और फिर कौन करेगा उनकी बेटी से शादी। हार कर उन्हें एक ही रास्ता सूझा कि वे स्वयं जाकर बीनू के पिता से बात करेंगे। उनसे आग्रह करेंगे कि वह बच्चों की खुशी के लिए अपनी रजामंदी दे दें। पर बीनू के पापा ने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया। किंकर्तव्य विमूढ़ से वह खाली हाथ वापिस आ गए। बीनू को पता चला तो उसने खुले शब्दों में अपना निर्णय सुना दिया, अंकल मैं शादी करूँगा तो रुचि से ही, और रुचि की शादी होगी तो मुझसे ही। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि रुचि को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बीनू के पापा ने जिद पकड़ी थी तो बीनू भी अपनी जिद पर अड़ गया था। आनन फानन में दोनों की शादी हो गई। बाकायदा मंडप में शादी हुई। रुचि के माँ बाप ने आशीर्वाद दिया। बीनू के घर से सिर्फ उसके भाई बहन ही आए। उसके पापा ने उसकी मम्मी को भी नहीं आने दिया। शादी के बाद बीनू के पास घर जाकर रहने का तो सवाल ही ना उठता था। उसने छोटा सा एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। दोनों उसमें रहने लगे। बीनू और रुचि ने कई बार प्रयत्न किए कि उसके पापा गुस्सा भूल जाएं, पर सब बेकार। शादी के बाद से रुचि ने ससुराल का सुख न देखा। उसका बहुत मन था कि वह अपने सास ससुर के साथ रहे, उनकी सेवा करे, पर उसका ये अरमान ही रह गया था। एक दिन बीनू ने आकर बताया कि कॉलेज के काम से उसे कुछ दिनों के लिए लखनऊ जाना है। बीनू के कहने से ही रुचि भी उसके साथ जा रही थी। स्टेशन के शोर से रुचि का ध्यान भंग हुआ। लखनऊ आ गया था। बीनू ने सामान उतारा और रिक्शे पर रखवा दिया। रिक्शा बताए पते की ओर चल दिया। यह बीनू की दादी के घर का पता था। जहाँ एक ओर रुचि को ददिया सास के पास जाने का उत्साह था, वहीं दूसरी ओर उसे डर था कि पता नहीं कैसे पेश आएंगे सब लोग, और कैसा होगा उनका स्वागत। कहीं दादी ने भी उसे घर से निकाल दिया तो? उसने डर के मारे बीनू पर भी अपनी बात जाहिर नहीं की। उसे हर समय यही लगता था कि बीनू के परिवार में तूफान मचाने की कसूरवार वह स्वयं ही है। उसी के कारण मीनू के घर का सुख चैन चला गया। रिक्शा मकान के सामने रुका। मीनू ने मेन गेट खोला तो खटका हुआ। रुचि की धड़कनें बढ़ गईं। क्या हुआ? खटके की आवाज़ के साथ ही ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला और रुचि ने देखा कि एक बिल्कुल सफ़ेद बालों वाली महिला बाहर आई। ज़रूर ये बीनू की दादी होंगी, उसने सोचा। वह साड़ी के पल्लों से सिर ढककर बीनू के पीछे छुप गई। उसकी टांगें काँप रही थीं। बीनू लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ दादी के पास पहुंचा और आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। रुचि भी पीछे पीछे पहुंच गई और उसने भी उनके पैर छू लिए। दादी ने धीरे से उसका घूंघट हटाया। हड़बड़ी में सिर ढकने के चक्कर में घूंघट कुछ अधिक नीचे आ गया था। सबके कदम घर में जाने के लिए बढ़ने लगे। अचानक दादी ने कड़क आवाज़ में कहा, ठहरो रुचि। रुचि सहमकर वहीं जड़बत खड़ी हो गई और गाज गिरने की प्रतीक्षा करने लगी। दादी ने रुचि के पास आकर बात पूरी की।
इस घर में घुसने से पहले मेरी कुछ बातें ध्यान से सुन लो। रुचि ने अपनी मासूम सी नज़र दादी पर गड़ा दी। उसकी धड़कनें हलक तक महसूस हो रही थीं। पहली बात तो यह कि मेरे घर में मैंने अपनी बहुओं से घूंघट नहीं कराया। तुम्हें सर भी ढकने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मेरी नातनें और पोतियाँ सब सलवार सूट और जीन्स पहनती हैं। तुम भी मेरी पोती ही हो, इसलिए तुम्हें कपड़ों के मामले में मेरी ओर से पूरी आज़ादी है। जो चाहे पहनो। खबरदार, जो कभी साड़ी वाड़ी में मैंने तुम्हें देखा। तीसरी और आखिरी बात, तुम लोगों से मिलने अपनी बिरादरी और रिश्तेदारी के कई लोग आएंगे। मैं हर एक की ज़बान पर ताला तो नहीं लगा सकती। हो सकता है कि वह कुछ उल्टी सीधी बातें करें। तुम चुपचाप सब सुन लेना, किसी का भी पलट कर जवाब मत देना। उन सब से मैं निमट लूँगी। बहुत बुरा लगे तो अपनी इस दादी की गोद में छिपकर रो लेना और जी हल्का कर लेना। रुचि को अपने कानों पर विश्वास ही ना हुआ। पहली बार ससुराल का प्यार देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। वह दादी से लिपट कर रो पड़ी। दादी ने बहुत प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और बोली, मुझे सब मालूम है बेटा, मजबूरी थी, शादी में ना आ पाई, पर तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अब चलो अंदर। घर में घुसते ही एकदम से बड़े जोर का हंगामा हुआ। रुचि को चारों ओर से बहुत सारे बच्चों ने घेर लिया। कोई उसका हाथ पकड़े तो कोई उसकी साड़ी पकड़कर उसका समीप प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था। सामने ही उसकी चचिया सास आरती की थाली लिए उसका स्वागत कर रही थीं। उसके चचिया ससुर कैमरा लिए तैयार खड़े थे। स्टीरियो पर स्वागत संगीत बज रहा था। रुचि को ऐसा लगा जैसे कोई नई नवेली दुल्हन पहली बार अपनी ससुराल में घुसी हो। उसके सारे आंसू इस भव्य स्वागत ने पोंछ दिए। 3-4 दिन इतनी खुशी में निकले कि पता ही ना चले। लखनऊ भर के सारे रिश्तेदार इकट्ठे थे। रोज़ खूब हंगामा होता था। रुचि हर समय उनके आकर्षण का केंद्र रहती। सब उसे घेरे बैठे रहते। कोई मिलने जुलने वाला यदि कोई आड़ी तिरछी बात करने का प्रयत्न करता तो दादी से इतनी डांट खाता कि भाग खड़ा होता। परंतु वह खुशी अधिक दिनों तक न चल पाई। चौथे दिन ही फ़ोन आ गया कि बीनू के पापा लखनऊ पहुंच रहे हैं। रुचि को जैसे ही पता चला वह गुमसुम हो गई। सबने बहुत बार पूछा पर कुछ न बोली। आखिर दादी ने रात को उसे अपने पास बुलाया और धीरे से उसके बाल सहलाते हुए उसके दुख का कारण पूछा। रुचि दादी की गोद में सिमट गई और हिचकियां ले लेकर रोते हुए बोली, पापा जी आएंगे तो बहुत नाराज़ होंगे आप सब लोगों से, फिर मैं दूर हो जाऊंगी, वह मुझे यहाँ से निकाल देंगे, उन्हें मना लो। दादी बहुत ज़ोर से दहाड़ी। हिम्मत है उसकी जो तेरे से एक शब्द भी कह पाए। अगर वह तेरे पापा जी हैं तो मेरा बेटा है। 1 मिनट में कान पकड़कर सही कर दूंगी। जा आराम से सो जा। परंतु रुचि की आंखों में नींद कहाँ। देर रात तक वह एक अनजानी आशंका मन में लिए करवटें बदलती रही। कभी थकान से झपकी आती भी तो भयानक सपने उसे फिर से जगा देते। इसी हालत में न जाने कब उसकी आंख लग गई। सवेरे ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। घड़ी पर नज़र डाली तो 9:30 बज गए थे। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उसका कलेजा कांप गया। यह आवाज़ तो पापा जी की है। इसका मतलब वह आ गए। वह वहीं लेटी लेटी धड़कते दिल से बातें सुनने लगी। दादी पापा जी को समझा रही थी, अब जो हो गया उसे भूल जा। बच्चे हैं, अगर छोटी मोटी गलती की भी है तो उन्हें माफ़ कर दे। इसी में तेरा बड़प्पन है और घर की भलाई। इतनी बड़ी गलती को छोटी गलती कह रही हो अम्मा? अपने ख़ानदान में हर काम माँ बाप की आज्ञा से ही होता है, पर इन लोगों ने तो सब कुछ स्वयं ही तय कर लिया। सारे मोहल्ले में मेरी नाक कटवा दी, बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। दादी की थोड़ी तेज़ आवाज़ आई, मोहल्ले वालों को हमारे घर के अंदर होने वाली बातों से क्या मतलब? तू इतना कमज़ोर हो गया कि उनसे डर गया? और फिर उस बच्ची का भी तो सोच, उसके घर वालों का सोच। तुझे अगर समाज का इतना डर है तो वह बेचारे तो लड़की वाले हैं। वह कहाँ जाते अपनी लड़की को लेकर? तूने ही तो घूमने फिरने की अनुमति दी थी, तब कहाँ गया था तेरा समाज और तेरी बिरादरी?
अब ये भी बेचारे बच्चे हैं, जब साथ घूमेंगे फिरेंगे तो एक न एक दिन तो ये होना ही था। कान खोल कर सुन ले, चाहे यह सही हुआ हो या गलत। मेरे पोते ने रुचि से शादी की है। रुचि अब मेरे ख़ानदान का हिस्सा है और हमारे ख़ानदान का हिस्सा दर दर नहीं भटकेगा, हमारे घर में रहेगा। तुझे दोनों को अपनाना ही होगा। पापा जी के चिल्लाने की आवाज़ आई। क्या बात करती हो अम्मा? मेरे घर में घुसना तो दूर, तुमने उसे अपने घर में घुसाकर अच्छा नहीं किया। जितने ज़ोर से पापा जी चिल्लाए थे, उससे भी अधिक ज़ोर से दादी के चिल्लाने की आवाज़ आई। खबरदार, ये घर मेरा है, तेरा घर वही है। मैं अपने घर में क्या करूं, इसमें तेरी राय नहीं चाहिए मुझे। वह मेरे पोते की बहू है, इस ख़ानदान को आगे बढ़ाने वाली। वह इसी घर में रहेगी और 100 बार रहेगी। बात शायद काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि बुआ और चाचा जी की आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई थीं। वह लोग दोनों को शांत करने में लगे थे। थोड़ी देर बाद दादी की आवाज़ आई। ठीक है, मुझे जो कहना था कह दिया। मैं तुझे आखिरी मौका देती हूँ, तू अपना फैसला सुना। रुचि की धड़कनें बढ़ गई थीं। थोड़ी देर शांति रही, फिर पापा जी की आवाज़ आई। हमारे ख़ानदान में हर बड़ा निर्णय माँ बाप ही करते हैं और वह निर्णय बच्चों को मानना पड़ता है। क्योंकि इन लोगों ने अपने माँ बाप का कहना नहीं माना है, तो मैं इन्हें अपने घर से बेदखल करता हूँ। दादी बोली, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बहुत सोच समझ कर बोलना। हाँ, इसमें अब और कुछ सोचना समझना नहीं। दादी ने भी अपना फैसला सुनाया। ठीक है, तेरे ही बनाए फैसले के हिसाब से मैं भी तुझे अपने घर से बेदखल करती हूँ। आइंदा से इस घर में मत घुसना। ये क्या सठियाई हुई बात कर रही हो अम्मा? पापा की आवाज़ हल्की पड़ चुकी थी। क्यों? तूने ही तो अभी अभी ये कानून बताया है कि इस ख़ानदान में जो भी अपने माँ बाप का कहना नहीं मानेगा, उसे बेदखल कर दिया जाएगा। तू भी तो अपनी माँ का कहना नहीं मान रहा है, सो मैं भी तेरा कानून ही लागू कर रही हूँ। थोड़ी देर शांति रही, फिर पापा जी की खिसियाई हुई आवाज़ आई। ये क्या बात हुई? चित भी तेरी, पट भी तेरी। ये करूं तो मरूं और वह करूं तो मरूं। दादी कुछ ना बोली और अपने कमरे में चली गईं। पापा जी भी पीछे पीछे उनके कमरे में चले गए। दादी ने आखिरी तीर भी छोड़ दिया। ज़्यादा सोच मत, तुझसे तो अच्छे ये बच्चे हैं, जिन्होंने हिम्मत करी और एक दूसरे को दिए वादे पूरे किए। तुम्हारी तरह प्यार में किसी को धोखा तो नहीं दिया। यह बात बहुत धीमी आवाज़ में कही गई थी। सिर्फ बीनू के पापा ही सुन पाए और बुरी तरह चौंक गए। नहीं समझा तू? दादी फिर फुसफुसाईं। तेरी सैंडी वाली बात। बीनू के पापा असमंजस में खड़े रह गए। संध्या, जिसको प्यार से वे कभी सैंडी बुलाते थे, यानी रुचि की मम्मी, 30 साल पुरानी दफन उनकी प्रेम कहानी आज अम्मा को कैसे पता चली? उन्होंने तो किसी से जिक्र भी नहीं किया था। वह खुद संध्या से बरसों बाद मॉल में मिले थे। तू कमज़ोर था, सो तू संध्या से वादा करके भी अपने माँ बाप से तू कहने में घबराता रहा। आज बच्चों ने अपना अपना वादा निभाया, तो तू अपनी गलती पर पर्दा पड़ा रखने के लिए उनको सज़ा क्यों देना चाहता है? दाद देती हूँ संध्या की हिम्मत की, जो इतने साल बाद उसने फ़ोन करके मुझे पूरी कहानी बताई और बच्चों की ज़िंदगी बचाने की गुहार करी। चित और पट तो तू खेलना चाहता है। इतनी देर में पूरा परिवार दादी के कमरे में इकट्ठा हो चुका था। किसी को नहीं मालूम दादी और पापा जी के बीच क्या बात हुई थी, मगर पापा जी खामोश खड़े थे। थोड़ी देर चुप्पी के बाद बीनू से बोले, मैं आज रात ही वापस जा रहा हूँ, अपने फ्लैट की चाबी दे देना। जाते ही खाली करा दूँगा, वरना वह मारवाड़ी अगले महीने का किराया भी तुझसे वसूल कर लेगा। बीनू और रुचि ने लपक के पापा के पैर छू लिए। पापा के हाथ खुद ब खुद ऊपर उठ गए, शायद आशीर्वाद देने के लिए या शायद हालात के आगे समर्पण के लिए। पूरे घर में एक खुशी की लहर दौड़ गई और रुचि को लगा मानो डाली से टूटे फूल को किसी ने फिर से डाली में लगा दिया हो।